नमस्कार साथियों। लास्ट क्लास में हमने पर्सनालिटी का बेसिक कंसेप्ट समझा था कि पर्सनालिटी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद हमने कल वाली क्लास में पर्सनालिटी की एक थ्योरी को कवर किया था, सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हम उसी क्रम को पूरा करते हुए आज दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है आपकी जी आल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी एंड सेकेंड है रेमंड कैटल की ट्रेट थ्योरी। तो आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने पर्सनालिटी के गुणों को वर्गीकृत किया, क्लासीफाई किया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं जी आल्पोर्ट की। जी आल्पोर्ट का पूरा नाम है गॉर्डन आल्पोर्ट। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का प्रमुख विद्वान इनको माना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व के गुण यानी कि व्यक्तित्व के ट्रेट का सिद्धांत ये प्रतिपादन इन्होंने किया। ये बताते हैं कि जो अगर हमें व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझना है तो हमें व्यक्ति के गुणों को समझना होगा। और इन्होंने गुणों को, उन ट्रेट को वर्गीकृत किया, क्लासीफाई किया किसी के व्यवहार को समझने के लिए। तो अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं तो पहले आपको उसके ट्रेट को समझना होगा। और नेक्स्ट ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी पर्सनैलिटी सब व्यक्ति की अलग अलग होती है, किसी की पर्सनैलिटी सेम नहीं होती। जी आल्पोर्ट ने पर्सनैलिटी ट्रेट को 3 भागों में बांटा। पहला प्रमुख गुण, दूसरा केंद्रीय गुण, तीसरा गौण गुण, यानी कि कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। अब समझते हैं तीनों ट्रेट्स क्या हैं। ट्रेट समझने से पहले हम समझते हैं कि ट्रेट होते क्या हैं। ट्रेट किसी व्यक्ति का उसकी आदत होती है। अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में तो मैं उसे आदत ही बोलूँगी। ट्रेट किसी व्यक्ति की स्थायी प्रवृत्ति होती है, स्थायी गुण होता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है वो किसी भी सिचुएशन में लगभग वैसा ही व्यवहार करता है जो उसकी आदत बनी हुई है। ठीक है, तो ट्रेट जो है वो व्यक्तित्व की वह स्थायी प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में भी लगभग एक समान प्रकार का व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है तो अगर आप उसको पे करेंगे तब भी वो मेहनत से ही कार्य करेगा, और अगर आप उससे बोलेंगे आप वॉलंटरी वर्क कर लो तब भी वो बहुत मेहनत से काम करेगा, क्योंकि मेहनत उसका ट्रेट है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है, अगर हम देखें कोई आदमी कंजूस है तो कंजूसी उसका ट्रेट है। अगर आप उसे बोलेंगे कि आज मैं पार्टी दे रहा हूँ, आज अच्छे से खाओ, या इस चीज़ का खर्चा मैं कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से इंजॉय करो, वो व्यक्ति तब भी अच्छे से इंजॉय नहीं करता क्योंकि उसको कंजूसी की आदत होती है। और अगर खर्चे की बात उस पर आ जाए तो वो कंजूस है ही। तो कंजूसी यहाँ पर उसकी एक आदत है, इन आदतों को ही इन्होंने ट्रेट कहा, तो कंजूसी उसका ट्रेट हो गई। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी आदतें होती हैं, ईमानदारी, मेहनत, मेहनती होना, बहुत ज़्यादा हंसमुख होना, ये सब हमारे ट्रेट्स होते हैं। अब देखते हैं ये तीनों ट्रेट्स है क्या। तो जो प्रधान ट्रेट है, जो हमारा कार्डिनल ट्रेट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रमुख होता है, और व्यक्ति के ना पूरे पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालता है। और ये बाहरी रूप से आप इंसान को देख के बता देंगे कि ये इसका ट्रेट है, तो ये बाहरी व्यवहार में झलकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका सेंट्रल ट्रेट, केंद्रीय गुण। ये सामान्य और महत्वपूर्ण गुण होते हैं, और एक व्यक्ति में बहुत सारे सामान्य और गुण, महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं, यानी कि केवल एक गुण नहीं होता, ये अनेक गुण होते हैं व्यक्तियों के अंदर, और ये इनके केंद्रीय गुण होते हैं। थर्ड है आपका गौण गुण, यानी कि सेकेंडरी ट्रेट। ये बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं और ये परिस्थिति वश गुण होते हैं कि जब सिचुएशन आएगी तो वो गुण आपको उसमें देखने को मिलेगा, ये हर समय दिखाई नहीं देते। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रधान गुण वो होते हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा देश प्रेमी है, सच्चा देशभक्त है। अब वह रास्ते पे कहीं जा रहा है और उसे दिखा कि जो सरकारी गमले लगे होते हैं वो गिरा हुआ है, तो व्यक्ति जाएगा, गमले को खड़ा करेगा, उठा देगा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है, तो उसका व्यवहार ऐसा ही हो जाएगा। वो देश प्रेमी है, वो देशभक्त है। ठीक है, सेंट्रल गुण होते हैं जो हमारे खुद की आदत होती हैं, और ये भी हमारे व्यवहार का प्रमुख हिस्सा बनती है, हमारी पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट भाग बनती हैं, और ये बहुत सारी होती हैं, इनको मिला के ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी बनती है। जैसे कि कोई विद्यार्थी बहुत मेहनती है, वो एग्ज़ाम आने पर बहुत मेहनत करता है, फिर उसको परीक्षा में ऐसा मौका मिलता है कि वो नकल कर सकता है, लेकिन वो नकल नहीं करता क्योंकि वो ईमानदार है। ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करता है, समय का पाबंद है, टाइम से स्कूल पहुँचता है, पढ़ लिख कर जाता है पूरी मेहनत के साथ, और पूरी ईमानदारी से पेपर करके आता है। तो ये जो बच्चे का व्यवहार है, ये उसका केंद्रीय गुण के कारण व्यवहार चल रहा है। बच्चे के गुण ही ऐसे हैं कि वो मेहनती है, ईमानदार है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है। ठीक है, तीसरा है गौण गुण, सेकेंडरी ट्रेट से विद्यार्थी को इसका कोई ना हमारे व्यवहार पर प्रभाव नहीं पड़ता और इतने स्थायी भी नहीं रहते। जैसे कि एक व्यक्ति को कुछ खाना पसंद है तो वो उसका गुण है, वो आपको नहीं पता लगेगा उसको देखने पर, लेकिन जब आप उससे पूछोगे, वो बताएगा, तब आप उसकी इस वाले गुण के बारे में जान पाओगे। क्लियर हुआ? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज़ कर लेते हैं। आल्पोर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व को
गुणों का संगठन बताया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अद्वितीय होता है, यानी सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। व्यक्ति को समझने के लिए व्यक्तियों के गुणों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। गुण व्यक्ति के व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर रखते हैं, यानी कि गुण वो चीज़ है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, जो हमारा व्यवहार है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। गुण सीखे नहीं जाते, या तो ये जन्मजात होते हैं या फिर धीरे धीरे हमारे पर्यावरण के साथ मिलकर विकसित होते हैं। गुण हैं वो निरंतर रहते हैं, उनमें एक रूपता रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है। इस तरह से हमारे ट्रेट्स काम करते हैं। उन्होंने गुणों को 3 नाम दिए, प्रधान गुण, केंद्रीय गुण, गौण गुण। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों प्रकार के गुण जो है वो अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। कोई किसी के अंदर प्रधान गुण ज़्यादा होगा तो किसी के अंदर केंद्रीय गुण की प्रधानता ज़्यादा होगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि व्यक्तित्व का विकास गुणों और पर्यावरण के परस्पर प्रभाव से होता है। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे ट्रेट्स और हमारे एनवायरनमेंट के दोनों के परस्पर प्रभाव से बनती है। तो दोस्त, ऑलपोर्ट की जो ये थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी, ये हमें हमारे व्यक्तित्व को समझने के लिए, पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक वैज्ञानिक और एक व्यवस्थित समझ प्रदान करती है। अब आ जाते हैं आरबी कैटल की थ्योरी पर। आरबी कैटल की थ्योरी का नाम भी ट्रेट थ्योरी है और आरबी कैटल का पूरा नाम है रेमंड बनार्ड कैटल। एग्जाम में आपको आरबी कैटल के रूप में देखने को मिलेंगे। इनका जन्म इंग्लैंड, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पर्सनैलिटी के अध्ययन में, पर्सनैलिटी के वैज्ञानिक अध्ययन में अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण दिए, ठीक है। तो इनका ये मुख्य योगदान क्या है कि इन्होंने हमें ट्रेट गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को समझाया। दूसरा, इन्होंने हमें फैक्टर एनालिसिस करने की तकनीक दी, जिसमें इन्होंने हमें 16 PF नामक एक प्रसिद्ध टेस्ट बनाकर दिया, जो हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बनाया गया था। तो 16 PF टेस्ट जो है वो रेमंड कैटल की देन है हमारी शिक्षा में। इन्होंने व्यक्ति के ट्रेट को 2 भागों में बांटा, सोर्स ट्रेट, स्रोत गुण, दूसरा सरफेस ट्रेट, सतही गुण। आगे समझते हैं क्या है। रेमंड कैटल थ्योरी समझाते हुए कहते हैं कि जो ये दोनों गुण हैं, स्रोत गुण और सतही गुण, इन दोनों के पारस्परिक प्रभाव का ही परिणाम हमारी पर्सनैलिटी होती है। स्रोत गुण व्यक्ति की क्षमताओं का आधार बनते हैं, जबकि जो सतही गुण है वो उनके व्यवहार और समायोजन को दिशा देते हैं। अब समझते हैं सोर्स ट्रेट क्या है। सोर्स ट्रेट जो है ये मूल हैं, हमारे आंतरिक गुण हैं, जन्मजात होते हैं और ये हमारी क्षमता को, हमारी योग्यताओं का आधार बनते हैं। कोई व्यक्ति कितना सीख सकता है, उसकी सीखने की संभावनाओं को निर्धारित करते हैं सोर्स ट्रेट। ये स्थायी होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं और व्यक्ति की व्यक्तित्व की गहराई में स्थित होते हैं। जैसे किसी की भावनात्मक स्थिरता, किसी की चिंता, किसी का प्रभुत्व, स्वावलंबनी होना, संवेदनशील होना, ये एक ऐसे गुण है कि अगर आपको किसी की ये वाले गुण जानने हैं, एक ट्रेट आप जानना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये ऐसे गुण नहीं है कि आपने इसको देखा और आप तुरंत जज कर जाएं कि ये व्यक्ति इस तरह का है, ठीक है। आप समझते हैं कि सरफेस ट्रेट क्या होता है। सरफेस ट्रेट्स हैं सतही गुण, यानी कि आपने सिर्फ बाहर से देखा और अंदाज़ा लगा लिया कि किस तरह का व्यवहार व्यक्ति कर रहा है। ये वे गुण हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में सीधे दिखाई पड़ते हैं, सीधे इनकी झलक मिल जाती है। ये कई सोर्स ट्रेट से मिलकर बनते हैं। ये समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे भी आप एक व्यक्ति से मिलते हैं, वो बहुत हंस के आपसे मिल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन तभी उसके बच्चे ने अंदर से कुछ तोड़ दिया है, तो एकदम झल्लाता हुआ अंदर गया और फिर चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक ही व्यक्ति है, उसका व्यवहार बार बार चेंज हो रहा है। अभी तो वो हंस रहा था, खुश था, और अब वो चिल्ला रहा है, झल्ला रहा है, ठीक है। तो ये हुआ सरफेस ट्रेट, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बार बार चेंज होता रहता है। ये अस्थायी है, स्थायी नहीं, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है। तो इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हंसना, रोना, मुस्कुराना, चिड़चिड़ापन, शांत रहना। ये सब हमारे सरफेस ट्रेट में आते हैं। इनको हम देखते ही व्यक्ति का व्यवहार थोड़ी देर में ही हम समझ जाते हैं। अगर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है किसी के साथ 5-10 मिनट, तो हम समझ जाते हैं वो मजाकिया है, कैसे नेचर का है, ठीक है। तो ये उसके सरफेस ट्रेट्स हैं। दोनों में एक बार अंतर समझ लेते हैं। सरफेस जो है वो बाहरी व्यवहार में दिखाई देते हैं, अस्थायी होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। वहीं सोर्स ट्रेट जो है वो गहरे और वास्तविक गुण हैं, स्थायी होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बदलते। सरफेस ट्रेट छोटे छोटे गुणों को मिलाकर बने होते हैं। इन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है और ये व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार का कारण नहीं बनते हैं, ये बाहरी रूप है। सोर्स ट्रेट में ये व्यक्ति के मूल हैं, गहरे गुण होते हैं। इन्हें सामान्य रूप से आप देखकर नहीं पहचान सकते, आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा व्यक्ति के साथ, 2-3 दिन के आसपास, आप थोड़े उसके नेचर को समझ पाएंगे। और यही है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का वास्तविक कारण बनते हैं, ठीक है। जैसे कि डोमिनेंस, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, ये जो नेचर है, ये जो व्यक्ति के गुण है, ये सोर्स ट्रेट हैं। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आरबी कैटल ने थ्योरी के साथ साथ एक टेस्ट भी दिया जिसका नाम है 16 PF टेस्ट, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। समझते हैं क्या है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट जो है वो रेमंड कैटल द्वारा दिया गया
और ये हमारी पर्सनैलिटी को मापने का एक टेस्ट है। इस टेस्ट व्यक्ति की व्यक्तित्व को 16 मूल कारकों को मापा जाता है और ये वही मूल कारक है जो किसी की पर्सनैलिटी का आधार बनते हैं। इन कारकों से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार, उसकी भावनाएं, उसके सोचने का तरीका और दूसरों के साथ उसका तालमेल किस प्रकार का है। ठीक है, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी को गहराई से समझना, उसके व्यवहार की भविष्यवाणी करना कि व्यक्ति का जो व्यवहार है ये आगे किस तरह का रवैया कर सकता है या इसका व्यवहार से इसका जो व्यवहार है वो कौन से फील्ड में अच्छा काम आएगा। इस तरह की भविष्यवाणी करना इसका पर्पज़ होता है। इसकी विशेषताएं है कि वैज्ञानिक है, मानकीकृत है। इसमें 187 क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर हमें येस और नो के रूप में देना होता है। ये व्यक्ति की 16 जो मूल पर्सनैलिटी फैक्टर है उनको मेज़र करता है और ये टेस्ट 14 वर्ष से बड़े लोगों के लिए किया जाता है। इसका जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है, रिलायबल है, वैलिड होता है, इसकी वैलिडिटी उच्च होती है। इसका उपयोग टीचिंग में, करियर गाइडेंस में, काउंसलिंग में और सिलेक्शन प्रोसेस में किया जाता है। तो 16 जो पीएफ टेस्ट हैं, हमें समझेंगे कि 16 पीएफ वो कौन से 16 कारक हैं जिनको ये टेस्ट मेज़र करता है। फर्स्ट यहाँ पे हम समझते हैं कि उसकी आरक्षितता कितनी है, रिवॉर्ड क्या है, उसका इंटेलिजेंस, उसकी भावनात्मक स्थिरता, उसका आधिपत्य, उत्साहहीन कितना है, नियम का पालन कितना करता है, सामाजिक साहस इंसान में कितना है, वो कितना सेंसिबल है, उसकी संवेदनशीलता कितनी है, कल्पनाशीलता कितनी है, उसकी निजी प्रियता कितनी है, चिंता मुक्त है या नहीं है, स्वावलंबी है या नहीं है, संकलन प्रियता कितनी है, वो कितना मिलजुल के परफॉर्मेंस देता है, तनाव सहनशीलता कितनी है, उसकी उदारता कितनी है। इन 16 टेस्टों को रेमंड कैटल ने किया अपनी थ्योरी में, जिसमें वो इसको जाना जाता है 16 पीएफ टेस्ट के नाम से। वो कहते हैं कि इन्हीं मूल 16 कारकों में हमारी पर्सनैलिटी बटी हुई है। अगर हम इन कारकों का अध्ययन करते हैं तो हम किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को संगठित रूप से समझ सकते हैं। तो पहला था आरक्षितता, रिजर्वर्ड यानी कि गंभीर है, शांत है, कम बोलने वाला है। रिजर्व कैटेगरी कैसा है, सामाजिक रूप से संकोची है कैसा है, इस चीज़ को मापा जाता है। फिर हमारे इंटेलिजेंस को सीखने की क्षमता कितनी है, लॉजिकल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करता है, इस चीज़ को मापा जाता है। थर्ड है भावनात्मक स्थिरता को मापा जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है इंसान की, उसका डोमिनेंस कैसा है, उसके डोमिनेंस की नेचर क्या है, दूसरों को वो कितना प्रभावित कर पाता है, इस तरह की चीज़ों को उसमें नापा जाता है। उसका उत्साह इवन कितना है, लाइवनेस कितनी है, नियमबद्ध है, सेल्फ कॉन्शियस है, रूल कॉन्शियसनेस उसके अंदर है या नहीं है, सामाजिक साहस उसका देखा जाता है, संवेदनशीलता उसके नेचर में है या नहीं। संवेदनशीलता से जो टॉपिक हैं बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, तो इनको समझने के लिए हमें टेस्ट की सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, फिर है हमारा संदेहशीलता उसमें है या नहीं है, कल्पनाशील है, व्यवहारिकता उसके अंदर है। ये जो 16 आप देख रहे हैं, ज्ञान के प्रति उसकी रुचि है या नहीं है, टेंशन्स लेता है, अचीवमेंट मोटिवेशन उसमें है या नहीं है, उसका परफेक्शंस कैसा है, काम करने में उसकी पूर्णता, शुद्धता कैसी साबित होती है। इस तरह के 16 कारक मिलके किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी का व्यापक और गहरी समझ प्रदान करते हैं। तो इस तरह आप इन 16 कारकों को देख के समझ गए होंगे कि इनका यूजेस कहाँ पर होता है। अब पढ़ते हैं इसकी उपयोगिता क्या है, यूजेस क्या हैं इनके। तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी का विस्तृत और गहन अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है करियर काउंसलिंग में और जो उपयुक्त व्यवसाय के चयन में सहायक है। इसके अलावा जो हम कर्मचारी चयन करते हैं, मेरे हिसाब से तो केवल आर्मी में इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं। इसके अलावा बाकी फील्ड में, टीचिंग में, जज के लिए, लीडरशिप के लिए, इन सब में 16 पीएफ टेस्ट को लागू किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कर्मचारी के चयन में, पदस्थापन और पदोन्नति के उपयोग में इसको यूज़ किया जाता है। अगर किसी को करियर गाइडेंस देनी है, काउंसलिंग देनी है, किसी बच्चे का पर्सनल काउंसलिंग करनी, तो वहाँ पर हम इन टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की भविष्यवाणी करने के लिए भी ये प्रयोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब समझते हैं इस टेस्ट की विशेषताएं क्या हैं। ये एक मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड वैज्ञानिक व्यक्तिगत परीक्षण है। यहाँ पर 16 प्राथमिक व्यक्तिगत कारकों को मापा जाता है। इसमें कुल 185 क्वेश्चंस होते हैं, उनको 30 to 40 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में होते हैं। ठीक है, इसकी विश्वसनीयता और वैधता जो है वो उच्च पाई गई है। ये व्यक्तित्व के मापन, व्यापक और गहन और बहुआयामी मूल्यांकन प्रदान करता है। परिणामों की व्याख्या सरल करता है, स्पष्ट रूप से करता है और इसकी जो व्याख्या है वो बहुत व्यवहारिक होती है। तो ये परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार को, मानसिक रुझानों को, भावनाओं को और सामाजिक समायोजन को समझने का एक प्रभावी साधन है। अब एक बार देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पर्सनैलिटी टॉपिक से। जो अभी तक हमने पढ़ा उससे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। जी आल्पोर्ट को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है ट्रेट थ्योरी। क्वेश्चन सेकंड, रेमंड कैटल ने व्यक्तित्व के मूल बेसिक गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो 8, 12, 16 और 20। आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आल्पोर्ट के अनुसार अधिकांश लोगों के
पर्सनैलिटी का आधार कौन से गुण होते हैं? तो लोगों की पर्सनैलिटी का आधार जो है वो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पर्सनैलिटी के अध्ययन में फैक्टर एनालिसिस का उपयोग किया? फैक्टर एनालिसिस का जो उपयोग किया है, फैक्टर एनालिसिस टेस्ट जो बनाया है वो रेमंड कैटल ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आल्पोर्ट ने 16 पीएफ टेस्ट विकसित किया? नहीं, इन्होंने 16 नहीं किया, रेमंड कैटल ने किया था। ठीक है। कैटल ने ट्रेड थ्योरी का प्रतिपादन किया? नो, ट्रेड थ्योरी जो है वो ऑलपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ऑलपोर्ट ने गुणों को कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी में वर्गीकृत किया। यस, आंसर सी सही है। ऑलपोर्ट ने गुणों को कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी 3 ट्रेड्स में वर्गीकृत किया है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रेमंड कैटल के अनुसार पर्सनैलिटी का अध्ययन किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है 16 पीएफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पोर्ट के अनुसार कौन सा गुण व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? इसका आंसर है कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैटल ने पर्सनैलिटी गुणों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? इसका आंसर है 2 भागों में बांटा। ठीक है। व्यक्तित्व के गहरे और मूल गुणों को कैटल ने क्या नाम दिया? सोर्स ट्रेट्स। क्लियर है यहाँ पर? ऑलपोर्ट के अनुसार ऐसे गुण जो केवल विशेष परिस्थितियों में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। तो दोस्त, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।